क्लास 12th फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सेट सी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, 1 मार्क्स के एंड 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को। ओके, तो जैसा हम जानते हैं कि 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से भी आता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, व्हाट डू यू मीन बाई इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट इट्स एनी टू प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर हम लोग एग्जाम की व्यू से डिस्कस करें तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, व्हाट डू यू मीन बाई इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट इट्स एनी टू प्रॉपर्टीज। तो देखो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में भी आ सकता है ना, आपको बताना है इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है और इसकी कोई 2 प्रॉपर्टीज लिखनी है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बेसिक देखें तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या क्या होता है इसको, तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे नेम से ही क्लियर है, क्या है इक्विपोटेंशियल। इक्वी दैट मीन्स इक्वल, पोटेंशियल दैट मीन्स क्या होगा, पोटेंशियल की वैल्यू। दैट मीन्स क्या होगा, कोई भी ऐसा सरफेस जहां पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो, सेम हो। पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं ना। तो यहाँ पे क्या दिया है, जैसे यहाँ पे हम लोग डायग्राम भी बना है इक्विपोटेंशियल सरफेस का, ये सरफेस बना है, देखो यहाँ पे पोटेंशियल को यहाँ पे डिफाइन किया है, और यहाँ पे क्या लिखा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस को हम लोग डिफाइन करें, and equipotential surface is the locus of all those points, at which the potential due to distribution of charge remains same। that means क्या है, कोई सी भी चार्ज के कारण जो यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू होगी और पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, अगर सेम होती है तो ऐसे पॉइंट्स को हम लोग या ऐसी सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। ओके, और यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, पोटेंशियल ऑन एवरी पॉइंट्स आर इक्वल। दैट मीन्स क्या होगा, ऑब्वियसली जब यहाँ पे नाम से ही क्लियर है कि इक्विपोटेंशियल है, तो इक्विपोटेंशियल है इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप पोटेंशियल की वैल्यू देखोगे तो किसी भी पॉइंट पर आप इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू निकालो तो सेम होगा ना। तो फर्स्ट यही लिखा है कि पोटेंशियल ऑन एवरी पॉइंट आर इक्वल, ये होती है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस की। सेकेंड दिया है, नो वर्क इज डन इन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। दैट मीन्स क्या है कि अगर आपके पास यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस दिया है, आप किसी भी चार्ज को किसी भी वन पॉइंट से अनदर पॉइंट पर जब मूव कराते हैं तो इस यहाँ पर मूव करने पे कोई भी वर्क यहाँ पर डन नहीं होगा। तो ये होगा इक्विपोटेंशियल की सेकेंड प्रॉपर्टीज। थर्ड यहाँ पे दिया है, द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ जो लाइन्स होगी, ठीक है, वो क्या होगी यहाँ पर जो पोटेंशियल सरफेस होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस उसकी हमेशा नॉर्मल, दैट मीन्स उसके परपेंडिकुलर होती है। जो फील्ड लाइन होगी वो पोटेंशियल जो सरफेस होगा उसकी हमेशा परपेंडिकुलर होती है। उसके बाद नेक्स्ट दिया है, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। जो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। तो इस टाइप से हमारा बनता है इक्विपोटेंशियल सरफेस और उसकी प्रॉपर्टीज। तो इजी क्वेश्चन है यहाँ पे। अगर इक्विपोटेंशियल की बात करें तो इक्विपोटेंशियल क्या होता है, जिस कोई भी ऐसा सरफेस जिसके ईच पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी, दिस इज कॉल्ड बेसिकली इक्विपोटेंशियल सरफेस। प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज यहाँ पे जैसा नंबर 1 दिया है कि पोटेंशियल ऑन एवरी पॉइंट आर इक्वल। दैट मीन्स क्या होगा, इक्विपोटेंशियल के हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है। नो वर्क इन डन इन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। दैट मीन्स क्या है, अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस में हम किसी भी पॉइंट को वन पॉइंट से अनदर पॉइंट पे हम लोग किसी भी चार्ज को मूव करें तो वहाँ पे कोई भी वर्क डन नहीं होगा। और थर्ड पॉइंट अगर हम लोग डिस्कस करें तो द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। दैट मीन्स क्या होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो क्या होती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल होती है। एंड नेक्स्ट वन इज, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। दैट मीन्स क्या है, अगर कोई भी दो आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस दिया है तो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ओके, अब हम लोग यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट डू यू मीन बाय थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ना, तो देखो यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड एनर्जी की बात करें तो हमारा क्या होता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो देखो ये आपके पास कोई सब्सटेंस दिया है, ठीक है, सब्सटेंस, इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसमें जब हम लोग लाइट एमिट करेंगे, लाइट एमिट करेंगे, ओके, लाइट को इसमें हम लोग जब स्ट्राइक करवाएंगे, लाइट को स्ट्राइक कराएंगे तो यहाँ से क्या होगा बताओ, लाइट को बेसिकली हम स्ट्राइक कर रहे हैं ना इस सरफेस पर, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इमिट करेंगे, इजेक्ट होगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इससे क्या होगा, इजेक्ट होगा, बाहर निकलेगा, ठीक है। बट देखो अगर कोई भी सरफेस दिया है तो वहां पे अगर इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना है,
ठीक है? तो कोई ना कोई मिनिमम वैल्यू होगी लाइट की जिसको हम लोगों को वहाँ पे स्ट्राइक करने पर इलेक्ट्रॉन क्या करे, इजेक्ट करे। तो उसी मिनिमम जो एनर्जी होती है, मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। दैट मीन्स ये क्या होता है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ एनी सब्सटेंस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, थ्रेशोल्ड एनर्जी। बट हमको यहाँ पे डिफाइन करना है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगा, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड ना। तो यहाँ पे क्या है, इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बिलो विच इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस इज नॉट पॉसिबल। मतलब क्या होगा, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जिसके नीचे या जिससे कम फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन जो होगा सरफेस से इजेक्ट नहीं होगा, एमिट नहीं होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं यहाँ पर, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। या फिर आप इसको ऐसा भी डिफाइन कर सकते हो, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट required to eject the electrons from the metal of surface is called थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दैट मीन्स क्या है, किसी भी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होगी लाइट की, उसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, फाई नॉट इक्वल टू एच न्यू नॉट होता है, वेयर एच न्यू नॉट जो होता है उस सॉरी न्यू नॉट जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि व्हाट डू यू मीन बाई इम्पीडेंस ऑफ एन एसी सर्किट, राइट इट्स यूनिट। मतलब क्या है, जो एसी सर्किट होता है हमारा, अल्टरनेटिंग करंट का जो सर्किट होता है उसमें इम्पीडेंस क्या होता है और इसका ऐसा यूनिट आपको यहाँ पे बताना है, यूनिट बताना है। तो क्या होता है यहाँ पे, इट इज द ऑब्स्ट्रक्शंस टू फ्लो ऑफ करंट ऑफर्ड बाई टू और मोर देन टू एलिमेंट्स, मोर देन टू एलिमेंट्स, ठीक है, ऑफ एन एसी सर्किट इज ऑफ एन एसी सर्किट एंड इट्स ऐसा यूनिट इज ओम। दैट मीन्स क्या होता है, देखो ध्यान दो। बेसिकली अगर हम लोग किसी भी सर्किट में बात करें तो सर्किट में क्या होता है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, ऑब्स्टेकल होता है ना, जो सर्किट में क्या होता है, करंट के फ्लो होने में ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है। ठीक है, दैट मीन्स ऑब्स्ट्रक्शंस होता है, बेसिकली ऑब्स्ट्रक्शंस बोलो या ऑब्स्टेकल बोले। तो यहाँ भी क्या होता है, इट इज द ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, ये भी क्या होता है, करंट के फ्लो का एक ऑब्स्ट्रक्शंस होता है, जो करंट के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शंस एक ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है ना, जिसमें बट यहाँ पे क्या होता है, जैसे अगर हम लोग रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस में होता है। अगर हम लोग की बात करें यहाँ पे कोई टू एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे हम लोग एक लिए हैं रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर। हमारे पास बेसिकली तीन होता है ना, एक होता है रेजिस्टेंस जिसका हमारा सिंबल ऐसा होता है ना, दूसरा क्या होता है, कैपेसिटेंस इस टाइप से होता है, और एक क्या होता है हमारा इंडक्टर, इंडक्टर को हम लोग बेसिकली ऐसा इंडिकेट करते हैं ना। ठीक है, तो तीनों में से अगर हमारे सर्किट में कोई दो चीज है, या फिर आपका क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, कैपेसिटर होगा, या कैपेसिटर होगा और इंडक्टर होगा, या फिर रेजिस्टेंस और इंडक्टर होगा। ठीक है, दोनों अगर किसी सर्किट में लगा है तो उस सर्किट, ठीक है, उस सर्किट में जो ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, इम्पीडेंस बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे यहाँ पर, इम्पीडेंस। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे डेफिनेशन, इट इज द ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ फ्लो ऑफ करंट ऑफ ऑफर्ड बाई टू और मोर देन टू एलिमेंट्स। ठीक है, और क्या क्या हो सकते हैं वहाँ पे, रेजिस्टेंस होते हैं, इंडक्टर हो सकते हैं और कैपेसिटी। इन तीनों से में से किन्हीं भी दो के कारण जो ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट होगा डीसी सर्किट में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस बोलते हैं, और इसका जो यूनिट होता है ओम होता है। ओके, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बना। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दिया है, नेम अ लेंस एंड मिरर विच फॉर्म मैग्नीफाइड इमेज। ठीक है, फॉर विच कलर इज फॉर विच कलर इज फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस मैक्सिमम। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या बताना है, नेम अ लेंस एंड मिरर विच फॉर्म मैग्नीफाइड इमेज। हमको मिरर और लेंस का बताना है कि कौन सा मिरर और कौन सा लेंस जो होता है मैग्नीफाई इमेज बनाता है। और उसके बाद क्या है, फॉर विच कलर इज फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज मैक्सिमम, और किस कलर के लिए किसी भी लेंस का फोकल लेंथ मैक्सिमम होता है, ये भी हमको बताना है।
ओके, फोकल लेंथ मैक्सिमम होता है ये भी बताना है, और पहले तो ये बताना है कि किस मिरर या किस लेंस के द्वारा का यूज करके हम लोग किसी भी इमेज को मैग्नीफाई कर सकते हैं ना, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को मैग्नीफाई कर सकते हैं। तो देखो, अगर हम मिरर की बात करें तो मैग्नीफाई करने के लिए हम यूज करते हैं कॉनकेव मिरर, ठीक है। और अगर लेंस की बात करें तो लेंस में किस में मैग्नीफाई होता है, कॉन्वेक्स लेंस में, ठीक है। अगर हम लोग को मिरर के थ्रू मैग्नीफाई करना है तो हमको यहाँ पे लेना पड़ेगा कॉनकेव मिरर, और अगर लेंस के थ्रू करना है तो हमारा लेंस वहाँ पे यूज होता है कॉन्वेक्स लेंस। तो ये चीज यहाँ पे याद रखेंगे। और यहाँ पे फोकल लेंथ की बात करें तो किस फोकल लेंथ, मतलब फोकल लेंथ मैक्सिमम किस रेड के कलर के लिए होता है, तो होता है रेड कलर, ठीक है। रेड कलर की अगर बात करें तो उसके लिए लेंस जो होगा उसका फोकल लेंथ जो होगा मैक्सिमम होता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड व्हेन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज डॉप्ड विथ एंटी मनी। दैट मीन्स क्या है कि अगर हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को एंटी मनी में डॉप्ड करें ना, एंटी मनी में डॉप्ड करें तो कौन सा सेमीकंडक्टर वहां पे फॉर्म होगा, तो यहाँ पे जो होगा हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, ठीक है। वहां पर हम लोग इसके पहले क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस किए थे सेट डी में, तो उसमें क्या था हमारा कि इंडियम में डॉप्ड किए थे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को, तो हमको वहां पे मिला था पी टाइप सेमीकंडक्टर। यहाँ पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है उसको हम लोग एंटीमनी में डॉप्ड कर रहे हैं, तो हमको कौन सा सेमीकंडक्टर मिलेगा यहाँ पे, एन टाइप। दैट मीन्स क्या है कि अगर हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एंटीमनी की इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो वहाँ पे आपको एन टाइप का सेमीकंडक्टर फॉर्म होता है। ओके, अब हमको यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो कि न्यूमेरिकल दिया है, ठीक है। क्वेश्चन दिया है, फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस एट पॉइंट ए एंड बी। बेसिकली अगर बोले तो ये कैपेसिटेंस है ना, इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, क्योंकि आपका कैपेसिटर लगा हुआ है। और हम लोग जानते हैं कि अगर कैपेसिटर सीरीज के फॉर्म में होता है तो इफेक्टिव वैल्यू क्या होती है, अगर सीरीज में है तो 1 में सी, मतलब क्या होगा, इफेक्टिव कोएफिशिएंट का रेसिप्रोकल जो होता है अलग अलग कैपेसिटर के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होता है। और अगर पैरेलल में जुड़ा हुआ है तो जो इफेक्टिव कैपेसिटर होता है अलग अलग कैपेसिटर के सम के डायरेक्टली इक्वल होता है। ओके, तो हमको यहाँ पे दिया है कैपेसिटर, टोटल 4 कैपेसिटर दिया है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो कैपेसिटर दिया आपका C1, ठीक है, C1 की वैल्यू 2 माइक्रोफैरड दिया है, ठीक है। C2 की वैल्यू 2 माइक्रोफैरड दिया है, C3 की वैल्यू 2 माइक्रोफैरड दिया और C4 की वैल्यू 2 माइक्रोफैरड दिया है। तो सबसे पहले अगर हम एग्जाम में लिखेंगे तो आप ऐसे लिख लेना कि गिवन, गिवन C1 is equal to 2 microfarad, C2 is also equal to 2 microfarad, and C3 is equal to 2 microfarad, and C4 is also equal to 2 microfarad है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखें तो देखो यहाँ पे जो C2 है और C3 है ये किस फॉर्म में है बताओ, पैरेलल फॉर्म में है, पैरेलल है ना, ऊपर नीचे जुड़ा हुआ है तो पैरेलल होगा। तो हम लोग लिखे यहाँ पे C2 एंड C3 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, देयरफॉर इफेक्टिव कैपेसिटेंस। अभी भी बताया कि अगर पैरेलल में जुड़ा है तो वहां पे इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या होता है, डायरेक्टली सम के इक्वल होता है। तो इन दोनों का अगर हम लोग देखें तो C2 और C3 का जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस, इसका 2 ओम है, इसका 2 ओम है, तो 4 ओम हो जाएगा। कैसे निकालते हैं, तो देखो इन दोनों के इफेक्टिव कैपेसिटेंस को हम लोग C डैश बोल दिए ना, तो C डैश इक्वल टू C2 प्लस C3, ऐड किए C2 की वैल्यू 2, C3 की वैल्यू 2, तो कितना आएगा 4 माइक्रोफैरेड, ठीक है। अब देखो ये आपको मिल गया इन दोनों का इफेक्टिव। अब देखो C1 C4 के साथ इन दोनों का जो इफेक्टिव होगा वो सीरीज में जुड़ा हुआ है ना, तो हम लोग क्या लिखे, नाउ C1 इन दोनों का इफेक्टिव बन गया C डैश, और यहाँ पे क्या है C4 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस होता है उसका रेसिप्रोकल। तो अब देखो ए और बी के बीच में हमको निकालना है, तो उसका इफेक्टिव को हम लोग क्या बोल दिए C, तो 1/C जो होगा अलग अलग कैपेसिटर के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल, दैट मीन्स 1/C फर्स्ट वाला, और इन दोनों का इफेक्टिव 1/C डैश था तो 1/C डैश लिखे, और इसका क्या है C4 तो 1/C4 लिखे। तो देन 1/C इज इक्वल टू C1 की वैल्यू 2 है, C डैश की वैल्यू 4 है और C4 की वैल्यू 2 है, तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/2। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो एलसीएम कितना होगा, देखो यहाँ पे 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/4, एलसीएम कितना हो गया 4। 2 के टेबल में 4 2 टाइम्स में आता है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 1 2। 4 के टेबल में 1 से आता है तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 1 1। 4 के टेबल सॉरी 2 है, 2 के टेबल में 2 4 2 टाइम्स में आता है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 2 4 1 5, 5/4 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 1/C की वैल्यू आ गई आपके पास 5/4, ठीक है। 1/C क्या आ गया यहाँ पर
5/4, लेकिन हमको तो c की वैल्यू चाहिए थी, तो c इक्वल टू क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल 4/5, और 4/5 को जब आप डिवाइड करोगे, दैट मीन्स 4 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 0.8 माइक्रो फैरड, या आप डायरेक्ट 4/5 माइक्रो फैरड भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा एक क्वेश्चन बनेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे मूव करते हैं, जो कि डिफरेंस दिया है। ठीक है, अब देखो डिफरेंस क्या दिया यहाँ पे कि गिव डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, और यहाँ पे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं ना, तो यहाँ पे हमारा क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस में डिफरेंस बताना है, दैट मीन्स रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को डिस्कस करते हैं और यहाँ पे लिखे हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, तो देखो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है ना, रेजिस्टेंस हम जानते हैं कि किसी भी सर्किट में या किसी भी कंडक्टर में जो करंट के फ्लो में जो ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट होता है, जो ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। ओके, तो जैसे यहाँ पे लिखा है पहले रेजिस्टेंस को हम लोग देख लेते हैं ना, रेजिस्टेंस के बारे में क्या लिखा है, द हिंड्रेंस ऑफर्ड बाय कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। दैट मीन्स वहाँ पे जो ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बोलते हैं, या ऐसा बोल सकते हो द हिंड्रेंस ऑफर्ड बाय कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जैसे नाम के, ये भी एक ऑब्स्ट्रक्शन होगा, बट रेजिस्टेंस पूरे सर्किट के लिए होगा और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस उसके किसी पर्टिकुलर पार्ट के लिए होगा। तो यहाँ पे लिखा है it is defined by the resistance offered by the conductor of unit length and unit cross section area। that means ये भी आपका ऑब्स्ट्रक्शंस होता है, बट यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया और यूनिट लेंथ के कारण जो क्रिएट होगा यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शंस, दिस इज कॉल्ड बेसिकली स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ओके, और हम लोग रेजिस्टेंस की बात करें तो सब जानते हैं कि रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम होता है, और अगर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात करें तो इसका ऐसा यूनिट जो होता है ओम मीटर होता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस जो होता है लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है, मतलब कोई भी कंडक्टर दिया है उसके लेंथ पे भी डिपेंड करता है और क्रॉस सेक्शन एरिया पर भी डिपेंड करता है। और अगर हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात करें तो ये कंडक्टर के लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। तो इस टाइप से हमारा एक क्वेश्चन बनेगा। ठीक, उसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, राइट टू पॉसिबल रीजन ऑफ फॉर ऑब्टेनिंग डिफ्लेक्शन ऑन वन साइड ऑफ इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, देखो क्या दिया यहाँ पे, राइट टू पॉसिबल रीजन फॉर ऑब्टेनिंग डिफ्लेक्शन ऑन वन साइड इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ पोटेंशियो मीटर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या दिया, जैसे हम लोग पोटेंशियोमीटर हम प्रैक्टिकल कर चुके हैं ना, ये इस टाइप से पोटेंशियोमीटर था जिसमें कुछ वायर्स होते थे ऐसा। ठीक है, एक जॉकी रहता था, जॉकी को जब हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करते थे, यहाँ पे टच करते थे वायर में, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होता था। ठीक है, लेफ्ट साइड करते थे तो अलग डिफ्लेक्शन होता था, एक साइड हमारा गैल्वेनोमीटर मूव करता था, गैल्वेनोमीटर का नीडल, और राइट साइड लेफ्ट साइड करते तो एक साइड होता था और राइट साइड करते तो अनदर साइड होता था ना, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमको बैलेंसिंग पॉइंट मिलता था जहाँ पर डिफ्लेक्शन कोई भी नहीं होता था। तो दैट मीन्स क्या है, पोटेंशियोमीटर में क्या होता है, गैल्वेनोमीटर को जब हम लोग जॉकी के थ्रू यहाँ पे हम डिफ्लेक्ट कराते हैं, दोनों तरफ गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होता है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि राइट टू पॉसिबल रीजंस फॉर ऑब्टेनिंग डिफ्लेक्शन ऑन वन साइड। आपको वन साइड डिफ्लेक्शन अगर करना है तो इसके लिए क्या पॉसिबल रीजन है, क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारा डिफ्लेक्शन जो होगा वन टाइम होगा, वन साइड होगा, ये हमको बताना है। तो चलो हम यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि द टू पॉसिबल रीजंस आर एज फॉलोज। ठीक है, अगर हम लोग को डिफ्लेक्शन वन साइड करना है ओनली, तो क्या पॉसिबल रीजंस हो सकती है, या हमारा डिफ्लेक्शन ओनली वन साइड हो रहा है तो क्या रीजन है कि वन साइड डिफ्लेक्शन हो रहा है। नंबर वन, if the EMF of secondary cell in primary circuit is less than the EMF of primary cell in secondary circuit, that means क्या है, if the EMF of secondary cell in primary circuit, ठीक है, जो प्राइमरी सर्किट का जो सेकेंडरी सेल है, ठीक है, उसका EMF लेस होगा, और किससे लेस होगा, EMF ऑफ प्राइमरी सेल इन सेकेंडरी सर्किट, सेकेंडरी सर्किट के प्राइमरी सेल से। ठीक है, तब हमारा यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन होगा ओनली वन साइड होगा। सेकंड क्या दिया है, इफ पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ द सेल्स आर नॉट कनेक्टेड टू द सेम पॉइंट, पॉजिटिव टर्मिनल को अगर हम लोग सेम पॉइंट से कनेक्ट नहीं करते हैं तो भी डिफ्लेक्शन हमारा केवल वन साइड होगा।
ओके, तो इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डिफरेंस है, जो कि कम्युनिकेशन चैप्टर का है, और यहाँ पे डिफरेंस दिया है कि राइट डिफरेंस बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। आपको यहाँ पे ट्रांसमीटर और रिसीवर में डिफरेंस बताना है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं ट्रांसमीटर और रिसीवर। देखो जैसे नेम से ही क्लियर है, ट्रांसमीटर दैट मीन्स जो कि किसी भी सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, और रिसीवर दैट मीन्स सिग्नल को क्या करेगा, रिसीव करेगा। ठीक है, तो देखो अब ऑब्वियसली जब हम लोग यहाँ पे ट्रांसमीटर की बात करेंगे, ट्रांसमीटर क्या करेगा, सिग्नल को ट्रांसमिट करने का मतलब कहीं पर भेजने का काम करेगा, कहीं पर सेंड करने का काम करेगा। तो अगर ट्रांसमीटर कहीं भी सेंड कर रहा है, तो हम लोग एक्चुअल डेटा को डेटा के फॉर्म में भेज सकते हैं क्या? ना। हम जानते हैं कि सिग्नल्स जो होते हैं पैकेट से बंडल्स के फॉर्म में, छोटे छोटे फोटोन के फॉर्म में मूव करता है, तो हम लोग को उसको क्या करना पड़ेगा, मॉड्यूलेट करना पड़ेगा। और मॉड्यूलेट करने के लिए मतलब सिग्नल को हम लोग को मॉड्यूलेट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा उसमें। और मॉड्यूलेट करने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, मॉड्यूलेटर का ना। तो हम लोग देखो यहाँ पे क्या दिए हैं, ट्रांसमीटर में फर्स्ट डिफरेंस, मॉड्यूलेटर इज कनेक्टेड टू ट्रांसमीटर। ठीक है, हम लोग ट्रांसमीटर के साथ क्या चीज कनेक्ट करते हैं, मॉड्यूलेटर। और अगर हम लोग रिसीवर की बात करें, तो रिसीवर में हमको क्या चाहिए होगा, देखो डेटा जो ट्रांसमिट होता है पैकेट्स के फॉर्म में, ठीक है, तो आएगा भी किस फॉर्म में, पैकेट्स के फॉर्म में, बंडल्स के फॉर्म में। लेकिन हमको ओरिजिनल डेटा चाहिए होगा, तो हम लोग उसको फिर क्या करना पड़ेगा बताओ, क्योंकि वो तो मॉड्यूलर डेटा है ना, चेंज हुआ डेटा, उसको हम लोग क्या करेंगे, अगेन डीमॉड्यूलेट करेंगे। तो हम लोग क्या लिखें यहाँ पे, डीमॉड्यूलेटर इज कनेक्टेड टू रिसीवर, मतलब रिसीवर के साथ क्या कनेक्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे, डीमॉड्यूलेटर। उसके बाद ट्रांसमीटर की अगर हम लोग बात करें, तो क्या लिखा है, इट ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन आफ्टर मॉडिफाइंग इट टू अ फॉर्म सुटेबल ट्रांसमिशन। दैट मीन्स क्या है कि हम लोग को जब डेटा को ट्रांसमिट करना होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, जो इंफॉर्मेशन होता है उसको सुटेबल फॉर्म में ट्रांसमिट करते हैं। मतलब डेटा जो ट्रांसमिट हो रहा है वो क्या करेगा, बंडल के फॉर्म में हमको चेंज करना पड़ेगा। तो जिस फॉर्म में इजी पड़े उस फॉर्म में हम लोग इसको क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इट ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन आफ्टर मॉडिफाइंग इट टू बी टू अ फॉर्म सुटेबल ट्रांसमिशन। मतलब सुटेबल के लिए जैसा ट्रांसमिशन के लिए जैसा सुटेबल फॉर्म होगा उसमें हमारा चेंज होगा। और ये क्या होगा, it extract the and receives the original message from the message sent। मतलब जो मैसेज हमारे पास आया उसको एक्सट्रैक्ट करके ओरिजिनल फॉर्म में हमको देगा। तो ये हमारा रिसीवर का काम होता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जो कि है व्हाट इज पोलराइड, राइट इट्स टू यूजेस। पोलराइड क्या होता है, इसके टू यूजेस को आपको बताना है। तो पोलराइड देखो यहाँ पे क्या होता है, पोलराइड्स आर लार्ज साइज्ड मैन्युफैक्चर्ड पोलराइजिंग फिल्म्स। मतलब बेसिकली अगर बोले तो ये भी एक सीट होती है ना, पोलराइज क्या होती है, सीट होती है, जो कि क्या होता है, लाइट्स लाइट्स जो होता है उसको पैरेलल फॉर्म में हमको भेजता है ना। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, पोलराइड्स आर लार्ज साइज मैन्युफैक्चर्ड पोलराइजिंग फिल्म्स कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग प्लेन पोलराइज्ड बीम ऑफ लाइट। मतलब लाइट को क्या करता है, प्लेन पोलराइज्ड फॉर्म में हमको सेंड कर, अनपोलराइज्ड जो लाइट होती है उसको क्या करेगा बताओ, प्लेन फॉर्म में हमको, प्लेन पोलराइज्ड फॉर्म में हमको देता है, या हमको उस फॉर्म में रिजल्ट मिलता है ना। तो यूजेस क्या दिया है, these are used in laboratory to produce and analyze the plane polarized film। ठीक है, हम इसको यूज लेबोरेटरी में भी कर सकते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट क्या दिया यहाँ पे, दिस आर यूज्ड इन सनग्लासेस, सनग्लासेस में भी यूज करते हैं, जो हम लोग ग्लासेस यूज करते हैं उसमें भी पोलराइज फिल्म का यूज होता है। और नेक्स्ट दिया, दिस आर यूज इन हेडलाइट्स एंड विंड स्क्रीन ऑफ ऑटोमोबाइल्स टू कट ऑफ द डैजलिंग लाइट्स। मतलब हम लोग के जो व्हीकल्स होते हैं उसमें भी हमारा यूज होता है, विंड स्क्रीन में और हेड लाइट्स में यूज होता है। फिर उसके बाद दिया यहाँ पे, these are used for viewing थ्री डायमेंशन पिक्चर्स। इसका यूज हम थ्री डायमेंशन पिक्चर्स को व्यू करने के लिए भी करते हैं। तो इस टाइप से हमारा यहाँ पे सेट सी का 1 and 2 मार्क्स के क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे। ओके, थैंक यू।